नमस्कार, वर्ल्ड इन फोकस में मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। दुनिया इस वक्त एक बड़े संकट काल से गुजर रही है, जहां मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक सुरक्षा के तमाम पैमानों को चैलेंज दिया है। अमेरिका की कड़े रुख वाली नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की अनिश्चितता के बीच यूएनएससी में भी विवादों के चलते कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। तो ये जो संकट है, ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं, बल्कि विश्व शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। आज वर्ल्ड इन फोकस में इस संघर्ष के सभी पहलुओं, उसकी जटिलताओं और उसके संभावित परिणामों पर नजर डालेंगे। आइए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड इन फोकस की। जग जाहिर है, ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र पर अमेरिका ने हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डनकैन ने बताया कि हमने ईरान के दो प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो और नतांज पर अटैक किया। इस ऑपरेशन में 125 से ज्यादा लड़ाकू विमान, मिसाइलें शामिल थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा था। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान को टारगेट किया। बता दें कि अमेरिकी वायुसेना ने 25 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यूएस ने 7 B-2 बॉम्बर से ईरान की इन जगहों पर भारी बम गिराए और इस मिशन में अमेरिका के 125 के करीब फाइटर जेट भी शामिल थे। इस मिशन के बाद अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डनकैन ने बताया कि स्टील्थ B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान पर भी टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया और अमेरिका ने इस ऑपरेशन में 14 बंकर बस्टर बम, 24 से अधिक टॉमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने मिसूरी स्थित एयरबेस से उड़ान भरी और ये पूरा ऑपरेशन 18 घंटे का था, जिसमें कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बहुत कम किया गया ताकि ईरान को कार्रवाई की भनक ना लग सके। इस ऑपरेशन को ईरान के परमाणु हथियारों के बुनियादी ढांचे को बुरी तरीके से नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये बहुत ही गोपनीय मिशन था और वॉशिंगटन में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। बताया गया कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी बमबारी का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन करना नहीं। अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता था और उसने ईरानी सैनिकों या लोगों को निशाना नहीं बनाया। अमेरिका ने भारतीय समय अनुसार रविवार 22 जून 2025 की सुबह 4:10 पर ईरान पर यह अटैक करने शुरू किए और 4:35 तक ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकल गए। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो प्लानिंग की थी वो साहसिक थी, शानदार थी। दुनिया ने अमेरिका की ताकत को देख लिया। जब राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं तो दुनिया को सुननी चाहिए। धरती पर कोई दूसरा देश इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन इसके साथ ही दूसरी एक बड़ी अपडेट की आपको जानकारी दे दें, और वो जानकारी ये है कि अमेरिका के इस अटैक के बाद यूएनएससी में भी लगातार बैठकें हुई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर। और इसके बाद हालांकि कई लोगों ने, कई देशों ने अमेरिका के इस कदम को कंडेम भी किया, लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि 23 जून को ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं और यह हमला अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों नतांज, फोर्डो, इस्फहान, जिसकी बात अभी अभी हमने कही, उस पर किए गए हमलों के जवाब में ये अटैक किया गया है। तो बता दें कि ईरान ने लगभग 14 में से 19 मिसाइलें छोड़ी, 14 से 19 मिसाइलें छोड़ी हैं और 13 मिसाइलें अमेरिका की तरफ से इंटरसेप्ट कर ली गई, यानी कि गिरा दी गई। कुछ मिसाइलें बिना नुकसान पहुंचाए गिरी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई बड़ा नुकसान इससे अमेरिका को नहीं हुआ। कतर सरकार ने इस हमले की निंदा की है और इसे अपनी संप्रभुता का उन्होंने उल्लंघन बताया है। और जहां तक अमेरिका की प्रतिक्रिया की बात है, तो अमेरिका ने इस हमले को बहुत ही कमजोर बताया, बहुत ही ज्यादा सीमित बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है कि ईरान ने हमला करने से पहले चेतावनी दी थी तो हम अलर्ट थे। उन्होंने इसे बेहतर फैसले की शुरुआत बताया। अमेरिका ने फिलहाल कोई भी जवाबी हमला नहीं किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान और इजरायल के बीच पूर्ण युद्ध विराम लागू किया जाएगा, जो 12 घंटों के चरणों में होगा। हालांकि अभी तक ईरान या इजरायल की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। कतर जैसे तमाम खाड़ी देश जो हैं वो इस तरीके के
मामलों को, इस तरीके के वॉर को लेकर जो है वो लगातार कंडेम कर रहे हैं। कहा गया है कि 40 साल से ईरान अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है। कई अमेरिकी इस नफरत का शिकार हुए, इसलिए उन्होंने तय किया कि अब ये और नहीं चलेगा। अब या तो शांति होगी या त्रासदी। शायद उसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका के उस हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया, लेकिन जो टारगेट था वो उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। अब फिलहाल आगे देखना होगा कि आगे होता क्या है। जिस त्रासदी की बात कर रहे हैं उस त्रासदी का अंत होगा, ये महज एक शुरुआत है। बात इस पर आगे जारी रहेगी। वर्ल्ड इन फोकस में तमाम और पहलुओं पर हम बात करेंगे, चाहे वो बात यूएनएससी की हो, चाहे वो तेहरान को लेकर फिलहाल की मौजूदा सिचुएशन को लेकर हो, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो सिचुएशंस फिलहाल हुई हैं उस पर बात कर रहे थे। लेकिन ईरान इजराइल के बीच जो तेजी से बढ़ता ये सैन्य तनाव है, उसने कहीं ना कहीं एक पश्चिमी एशिया को एक बार फिर से उथल पुथल की सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। आप देखिए कि इजरायली हमलों के जवाब में ईरान की आक्रामक प्रतिक्रिया ने हालातों को युद्ध की ओर मोड़ दिया है। वहीं तेहरान समेत कई ईरानी शहरों में इस वक्त खौफ है, कम्युनिकेशन का संकट है, जनजीवन की रुकावटों ने एक गंभीर मानवीय संकट की चेतावनी दे दी है। ठीक ऐसी सिचुएशन इजरायल में भी है। और इन सबके बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु नामक जो एक कहीं निकासी अभियान है उसकी भी शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 1400 से अधिक भारतीयों को सेफली वहां से निकाला जा चुका है। अगर हम ईरानी राजधानी तेहरान की बात करें तो वहां की सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें, स्कूल, सार्वजनिक कार्यालय सब बंद हैं इस वक्त। इजरायली हवाई हमलों और संभावित जवाबी हमलों की आशंका के चलते लोग या तो अपने घरों में कैद हैं या फिर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं। कई नागरिकों ने मस्जिदों और मेट्रो स्टेशन को अस्थायी स्थल बना लिया है। हालात और बिगड़ते तब दिखे जब पूरे शहर में इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क सेवा बाधित हो गई। लोगों के पास ना तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का कोई सोर्स है और ना ही इमरजेंसी सर्विसेज तक पहुंचने की सुविधा है। ईरानी सरकारी मीडिया की बात करें तो देश के कई हिस्सों में रणनीतिक रूप से इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि विदेशी साइबर हस्तक्षेप को रोका जा सके। इस संकट की घड़ी में ईरानी जनता में राष्ट्रभक्ति की भावना भी उभरती दिख रही है। लोग सरकार के पीछे एकजुट होते नजर आ रहे हैं और देश की अखंडता की रक्षा के लिए समर्थन जता रहे हैं। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कंट्रोल को लेकर जनता में एक असंतोष भी देखने को मिल रहा है। ईरानी सिविल समाज और युवा वर्ग के बीच इस युद्ध को लेकर मिश्रित सी भावनाएं हैं और कुछ इसे आत्मरक्षा की दिशा में उचित कदम मान रहे हैं, जबकि कई इसे एक अनावश्यक टकराव के रूप में देख रहे हैं और इसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। भारत सरकार की बात करेंगे। उन्होंने हालातों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ऑपरेशन सिंधु के तहत अपनों को वहां से निकालने का अभियान शुरू किया। 18 जून को शुरू हुए इस मिशन में अब तक 3 सफल उड़ानों के जरिए 1400 से ज्यादा भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकालकर दिल्ली और मुंबई पहुंचाया जा चुका है। पहली उड़ान में 110 छात्र थे जो तेहरान और माशहद के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे थे और इसके बाद की उड़ानों में कुछ परिवार शामिल थे, कुछ टूरिस्ट शामिल थे और कुछ भारतीय नागरिक शामिल थे। एयर इंडिया और आईएएफ के विशेष विमानों के अलावा कुछ उड़ानें कतर और आर्मेनिया के रास्ते से भी लाई गई हैं। तो विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श भी जारी कर भारतीयों से आग्रह किया कि वो अनावश्यक यात्राओं से बचें, अपनी जानकारी बहुत ही निकटतम भारतीय दूतावास में दर्ज कराएं और सरकारी निर्देशों का पालन करें। निकासी की अगली उड़ानों की तैयारी जो है वो लगातार चल रही है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अमेरिका लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील इस वक्त कर रहे हैं। हालांकि जमीनी हालात इससे एकदम उलट हैं। अब आप देखें कि ईरान ने अलर्ट कर दिया, चेतावनी दे दी कि अगर उसके सामरिक ठिकानों पर हमला होता है तो पश्चिमी देशों के हितों को भी निशाना बना सकता है। इस बीच इजरायल ने भी अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती बढ़ा दी है और डिफेंस शील्ड नाम ऑपरेशन की अनाउंसमेंट की है।
और खाड़ी के देशों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है और कई देशों ने अपने नागरिकों को फौरन क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान की खामोश गलियों से लेकर निकासी विमानों तक ये पूरा संकट ये केवल युद्ध का नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी का भी संकेत कहा जा सकता है। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए तेज और प्रभावी कदम उठाया, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो तनाव है पूरा ओवरऑल ये सीमित रहेगा या एक व्यापक युद्ध में तब्दील होगा। दुनिया भर की निगाहें अब वियना, न्यूयॉर्क और जिनेवा के राजनयिक गलियारों की ओर मुड़ गई हैं। दूसरी ओर यूएनएससी की भूमिका बात करना जरूरी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में इजराइल ईरान स्ट्रगल को लेकर जबरदस्त बहस हुई है और अमेरिका ने ईरान को गंभीर नतीजों की चेतावनी भी दी और इजराइल ने उसे आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मांग रख दी है और वहीं ईरान ने अपनी सैन्य कार्रवाई को आत्मरक्षा बताया है। अब महासचिव गुटेरेस कहते हैं कि अब और युद्ध नहीं, अब शांति की जरूरत है। हालांकि परिषद कोई संयुक्त निर्णय नहीं ले सकी और सदस्य देश आपस में बटे रहे। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि पूछेंगे सवाल कि क्या यूएनएससी इस टकराव को रोकने में सफल भी हो पाएगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इस बात को समझने की जरूरत है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे वर्ल्ड इन फोकस में। ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव के हालातों ने वैश्विक चिंता को इस कदर बढ़ा दिया है कि यूएनएससी को एक इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी और इस मीटिंग में अमेरिका, इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर गंभीर एलिगेशंस लगाए, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वार्न किया कि पूरी दुनिया एक युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बैठक में शांति की अपील की गई है, सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की गई है, कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत पर चर्चा हुई है, लेकिन परिषद कोई साझा प्रस्ताव पारित करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। रूस और चाइना ने जहां पश्चिमी देशों की नीतियों पर सवाल उठाए, तो वहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान को वैश्विक खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बैठक की शुरुआत में कहा कि हमें अभी और यहीं इस युद्ध को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। मध्य पूर्व पहले ही तनावग्रस्त है और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पूर्ण युद्ध विनाशकारी साबित हो सकता है। तो उन्होंने ईरान और इजराइल दोनों से संयम बरतने की बात कही है, अपील की है और वार्न किया कि अगर ये संघर्ष आगे बढ़ा तो इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति होगी, शरणार्थी संकट और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा तक खतरे में पड़ सकती है। और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने ईरान पर तीखा हमला बोला है और कहा कि अमेरिका इस युद्ध को नहीं चाहता, लेकिन अगर हमारे सहयोगी इजराइल या हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचा गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और सुरक्षा परिषद से मांग की कि वो ईरान की निंदा करे और उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इजराइल की बात करें, उन्होंने मांग की है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी प्रायोजक है, जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक पश्चिम एशिया में स्थिरता नहीं आ सकती। इजराइल ने कहा कि यूएनएससी से आग्रह किया गया है कि ईरान की क्रांतिकारी गार्ड को यानी कि आईआरजीसी को आधिकारिक रूप से एक आतंकी संगठन माना जाए और उस पर प्रतिबंध लगाए जाएं। और वहीं ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद एरावानी ने इस बैठक में कहा कि ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में ही कार्रवाई की। दमिश्क में हमारे दूतावास परिसर पर हमला किया गया, हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरीके से आत्मरक्षा में थी। उन्होंने क्लियर किया कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता या उनके नागरिकों पर हमला हुआ तो उसका जवाब देने को बाध्य होंगे। इस बैठक के दौरान रूस और चीन ने अमेरिका और इजराइल के आक्रामक रुख की आलोचना की है और ईरान की स्थिति को समझने की अपील की और कहा कि इस क्षेत्र में एक तरफा सैन्य कार्रवाइयां ही संकट को लगातार बढ़ा रही हैं। तो इस वैचारिक विभाजन के चलते सुरक्षा परिषद कोई संयुक्त प्रस्ताव पारित नहीं कर सकी है। हालांकि ज्यादातर सदस्य देशों ने तनाव कम करने यानी कि डी एस्केलेशन की सामान्य अपील जरूर की है। वहीं IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी वार्न किया है कि इस संघर्ष में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया
तो उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। तो उन्होंने सभी पक्षों से अपील करी है कि वो ऐसी किसी कार्रवाई से बचें जिससे रेडियोधर्मी आपदा की स्थिति बन जाए। यूएनएससी की इस बैठक की बात करें तो ये बैठक भले ही कोई ठोस प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई, लेकिन इसका संदेश क्लियर है, अब और युद्ध नहीं, अब शांति की जरूरत है। हालांकि विभिन्न शक्तियों के टकराव के चलते परिषद की प्रभावशीलता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जैसे जैसे ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वैश्विक स्तर पर राजनयिक प्रयासों को मजबूती देना और सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। कुल मिलाकर वर्तमान में अमेरिका, ईरान, इजरायल इन सबके बीच बढ़ते तनाव लगातार कम नहीं हो रहे हैं, जो न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को बल्कि वैश्विक शांति को भी चैलेंज कर रहा है। अमेरिका की कड़ी चेतावनियों और इजरायल की सुरक्षा चिंताएं, साथ ही ईरान की सख्त प्रतिक्रियाएं इस संघर्ष को और कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। और इस बीच यूएनएससी की आपात बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन मेंबर्स के बीच मतभेद और राजनीतिक जटिलताएं, ये हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया। तो इस गंभीर संकट के स्थायी समाधान में ये सब सिर्फ और सिर्फ रुकावटें ही बन रहे हैं। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समय रहते शांति और कूटनीति के रास्ते अपना रास्ता बना पाएगा, अख्तियार कर सकेगा, या फिर ये संकट और गहराता जाएगा। तो ऐसे नाजुक समय में सभी पक्षों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो संवाद करें, समझौते को प्राथमिकता दें, ताकि मानव जीवन की रक्षा हो और वर्ल्ड में स्थिरता कायम रहे। वर्ल्ड इन फोकस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस एपिसोड को लेकर अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा info@justbroadcasting.com या फिर geet@justbroadcasting.com पर। फिलहाल के लिए इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।